अच्छा ये बताइए, दवाई करनी पड़े आपने। जब मेरी पहली आपसे बात हुई थी कंसल्टेशन के लिए, तो मैंने क्या बोला था कि दवा नहीं कराना होगा। हाँ, दवाई करना पड़ेगा बोला। दवाई करना पड़ेगा बोला ना कि बीमारी हो गई है तो डॉक्टर से तो मिलना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अब बात, हाँ, वो तो जाके आऊँ। वो तो मैंने बोला, और उसके बाद मैंने आपको हुँ। रेमेडीज बताई, आपको बेनिफिट हुआ, हुँ। आप खुद सीखने आए, हाँ, हाँ। साथ में दिनेश जी को भी हाँ, जोड़ा। हाँ। और और वहीं मैं आपसे गलत प्रॉमिस कर देता कि अरे नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजर हूं तो कोई बीमारी कुछ भी हो जाए, हमारी दवा हाँ, हम हाँ। जो देंगे आपको उससे सही हो जाएगा। हुँ। ये तो चीटिंग हो गई। नहीं, ये तो बराबर है सर। नहीं, सही बात है। चलिए, आज का जो हुँ, हमने हुँ। वो वीडियोस आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने देखा? हाँ सर। हुँ। वीडियो समझ में हाँ, हाँ, आया? देखा सर। ये हाँ। हाँ। फर्स्ट क्लास हमारा लाइव क्लास है, और जो भी हम अभी आपसे हुँ, हुँ। बात करेंगे तो हम ये समझ के कर रहे हैं कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं जानते हैं। हाँ सर। क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझे जो बताना है वो क्लियरली मैं आप तक पहुंचूंगा, और जो जिस तरह से मैं आपको क्लास कराता हूँ, वो समझ लीजिए मेरे कंसल्टेंसी भी आपने लिया हुआ है, तो वही हाँ सर। सिस्टम, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सपोर्ट दे रहा हूँ। और मेरे हाँ, हाँ। सभी कोर्सेज में, चाहे वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो सिर्फ केपी एडवांस का है, या एडवांस एस्ट्रो वास्तु है, 45 एनर्जी फील्ड जो भी है, सब में मैं प्रैक्टिस सपोर्ट देता हूँ। वो रीजन क्या है कि सिर्फ मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूंगा, आप नहीं जानते हैं 2 मिनट के लिए, तो मैं कह दूं हाँ ऐसा ऐसे होता है, इस तरह से चलो जाओ। अब पता चले कि आप प्रैक्टिस में जाएं, जैसे नरेंद्र जी आपने एस्ट्रो वास्तु किया भी है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकली आप खुद पे नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कुंडली पे करके आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो इस स्थिति में कैसे हो पाएगा? तो हाँ सर। फाइनली कहीं ना कहीं ये मेरा अपना पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पास जाए। और सबसे पहले ये आज हम बात करते हैं कि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी मैंने इसका नाम क्यों रखा है। इसमें केपी बेस है। केपी बेस का मतलब है कि हम, जो आपको 4 वीडियोस मैंने दिया था, उसमें ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो भी हमारा हुँ, प्रिडिक्शन हुँ। होगा नक्षत्र और उपनक्षत्र स्तर तक जाएगा। नक्षत्र तो काफी पहले से चल रहा है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने इसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया, और उप नक्षत्र यानी जो सबलॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से कृष्णमूर्ति जी का ही है। तो इस कारण हमने क्या किया कि केपी को बेस रखा है, लेकिन सिर्फ केपी से सभी चीजें क्लियर नहीं होंगी, और आपको क्लाइंट के नेचर के साथ साथ बहुत सी ऐसी भी जगह आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। अभी नरेंद्र जी आपके जुड़ने से पहले ही दिनेश जी से चर्चा हो रही थी, बर्थ हुँ, टाइम हुँ। रेक्टिफिकेशन को लेके लोग का लग्न भी कई बार क्लियर नहीं होता है। आके हुँ, हुँ। बताएंगे कि आधे घंटा का अंतर है, तो पता चला आधे घंटे में लग्न भी बदल गया। तो हुँ, इसलिए हुँ। हम वैदिक के उन सभी पोर्शंस को कवर करेंगे हुँ, जिससे हुँ। आपको हेल्प मिलेगा। अब वैदिक के पोर्शंस क्या है, जैसे पूरे 12 राशि, राशियों का क्या कारकत्व होता है, क्या नेचर होता है, फिर उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, उन सब के आधार पे, और इसका यूज रेमेडी में किया जाता है। ये अब मत सोचिएगा कि राशि हमने पढ़ा है इसका क्या यूज है। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपका क्लाइंट है, अग्नि तत्व राशि उसका है, कैसे देखेंगे वो बाद में हम आपको जानेंगे, सिंपल इतना समझ लीजिए, आप ही मेरे क्लाइंट हैं, और मैंने देखा कि अग्नि तत्व की प्रधानता आपकी कुंडली बता रही है, तो जो भी हमारी रेमेडी होगी, और साथ ही साथ जो भी हम आपको काम सजेस्ट करेंगे, वो फायर एलिमेंट को देखते हुए ही करेंगे। यदि आप वाटर एलिमेंट के हुए तो हम उस वाटर एलिमेंट को देखते हुए ही करेंगे। वास्तु आप में से, हम मुझे लग रहा है सभी लोग जानते हैं, तीनों आदमी आप लोग, हुँ, हुँ। वास्तु 5 एलिमेंट थ्योरी पे ही बेस है। हाँ हम, सर। हमारे शरीर में भी है और हमारी कुंडली में भी है, तो बस उस 5 एलिमेंट को ही हम यूज कर लेंगे। लंबे चौड़े कुछ ऐसे उपाय होते हैं, जनरली हम सभी लोग कोई जन्मजात तो एस्ट्रोलॉजर है नहीं,
कि हम एस्ट्रोलॉजर बन के ही पैदा हुए। कहीं न कहीं इस फील्ड में आने से पहले हमारा कई एस्ट्रोलॉजर से पाला पड़ा होगा। इतनी लंबी-चौड़ी लोग उपायों की लिस्ट दे देते हैं कि अब बंदा करे क्या? सोचिए, समझने वाली बात है। 2 प्रकार से होता है, एक तो इतना महँगा आप उपाय बता दो कि वो क्लाइंट ना कर पाए, और दूसरा इतना कॉम्प्लिकेटेड उपाय बता दो कि वो नहीं कर पाए। कॉम्प्लिकेटेड उपाय से मतलब है, मैं आपको कह दूं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन आपको करना है, सुबह शाम करना है। सहस्त्रनाम 1008 नाम हुए। मैंने अब तक नहीं किया, लेकिन एक पंडित जी ही बता रहे थे कि उसको पढ़ेंगे, काफी फास्ट भी पढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है आधे घंटे से ऊपर लग जाएंगे। हाँ सर। नहीं, अब बताइए, पूरे हाँ। संस्कृत में है। तो देखिए, जो कर सके अच्छा है, लेकिन अब ऐसा हम कह के नहीं निकल सकते कि अरे मैंने आपको रेमेडी बता दी है, अब आप नहीं करो, वो आप जानो। ऐसा नहीं कर सकते ना। नहीं, अब ये चीजें जैसे मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है, मेरा अपना सोच है। बाकी अब जैसे इसमें नरेंद्र चौधरी जी ने भी मुझसे कंसल्टेशन लिया, और अभी असिका मैम है, ये भी ज्वाइन की हैं। इन्होंने भी मुझसे कंसल्टेंसी लिया हुआ है। और फाइनली आप लोग अब ग्रुप में हैं तो जुड़ेंगे ही, पता चलेगा। और अब क्लास में भी ये जुड़ी हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा कोई लेंदी उपाय मैं नहीं बताता, और कभी भी क्लाइंट के प्रॉब्लम को बता के मैं ऐसा नहीं करता, नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। डराने वाला काम कभी नहीं। और मेरा सिर्फ फोकस होता है कि फाइनली मतलब रेमेडी से है। तो आपको भी मैं प्रिडिक्टिव अप्रोच के साथ साथ कि कुंडली को आप अच्छे तरीके से कैसे विश्लेषण करें, और उसका जो भी आपको दिख रहा है ये ग्रह दोष है, उसके क्या रेमेडीज होंगे। क्योंकि हम इसमें प्रेडिक्टिव के साथ साथ रेमेडीज भी करेंगे, तो कौन से रेमेडी का हम सिलेक्शन करें, यहां तक पहुंचेंगे। अब यहाँ एक बात आती है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, आप लोगों का भी सामना हुआ होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि भाग्य पहले से निश्चित है, जीवन में जो लिखा गया है वो होना है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर का क्या फायदा। और यदि एस्ट्रोलॉजर उसमें चेंजेस कर देता है, तो फिर तो वो जो लिखा हुआ है गीता में जो ज्ञान है वो तो गलत हो गया। नहीं, हाँ तो सर। कहीं ना कहीं हमें इस डिफरेंस को समझना है, और जहां तक जो मैंने समझा है उस आधार पे मैं बता रहा हूं। हो सकता है आपका विचार इससे मिले ना मिले, सबका अपना अपना पर्सनल स्टैंडर्ड है। तो मैंने जो समझा है कि हमारी जो भूमिका है, एक एस्ट्रोलॉजर की जो भूमिका है, हमें उसे समझना है। एक काउंसलर, एक एडवाइजर, एक कंसल्टेंट, और एक तरह से डॉक्टर के रूप में है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किस्मत में बीमारी लिखी हुई है, जब उसको ठीक होना है वो हो जाएगा। क्या नरेंद्र जी बताइए। हाँ हाँ, ये बराबर है सर। ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना। बीमारी हुई है तो डॉक्टर से नहीं दिखाते नहीं हैं, नहीं सर। डॉक्टर दवा देते हैं। हाँ सर। तो हाँ। मेरा अपना जो फोकस होता है वो कर्म पर है, कर्म प्रधान है। 90% मैं कर्म को मानता हूँ, 10% किस्मत को मानता हूँ। और मेरे जो भी रेमेडीज होते हैं क्लाइंट के द्वारा करने वाले होते हैं, यानी उनके कर्म के द्वारा चेंजेस करवाना। मैं मंत्र जप भी बताता हूँ तो क्लाइंट से बोलता हूँ स्वयं करना है कर्म, क्योंकि इतना निश्चित है कि आप कर्म करेंगे। जो 12 भाव हैं वो कर्म के द्वारा ही एक्टिव होते हैं, और कर्मों के द्वारा ही हमें करना है। तो इसलिए हम उस उपायों पर फोकस करेंगे जिसको कर्म के द्वारा ही करवाना है, और वह क्लाइंट के सबकॉन्शियस पे वर्क करता है। उसकी एनर्जी क्लाइंट के लिए काम करती है। स्वयं करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष के जो भी नियम है वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार डिपेंड है। मैं अपना आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए, और पैसा दिया कंसल्टेशन के लिए, तो मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मंगा लिया और डायरेक्ट उसको आंसर भेज दिया।
1 बार, 2 बार, 3 बार बात होती है। आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोग तो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी हैं, क्लाइंट से बात करें। इससे क्या हुँ, होता है, क्लाइंट के नेचर को समझने में मदद मिलती है। हुँ, और साथ ही साथ आजकल के समय में आप देखेंगे 10 में 5, 6, 7 ऐसे जातक मिलेंगे जिनका चंद्रमा डिस्टर्ब होगा। तो क्लाइंट का मेन प्रॉब्लम मेंटली होता है, यानी प्रॉब्लम छोटा है लेकिन वो मेंटली उसको ज्यादा बढ़ा के ले लिए, ज्यादा टेंशन में आ गए। और एक आपका बात उनके लिए वो संजीवनी बूटी का काम करेगा। हाँ, एकदम हो सकता है, निश्चित रूप से आप उसको करें। यानी जैसे आप ही मेरे क्लाइंट हैं, आप टेंशन में, मैंने आपको ये 2 वर्ड पॉजिटिवली बताया, अरे नहीं नहीं क्यों टेंशन आपने लिया, आपकी समस्या एकदम सॉल्व होगी। अरे निश्चिंत होके जाइए, एकदम सॉल्व होगा। तो इस बात से एक आपको हिम्मत मिलेगी। और आप जानते हैं पॉजिटिविटी कितनी आवश्यक है। तो ये काउंसलर के रूप में आपको काम करना है, ठीक है। हाँ सर। हम अब यहाँ से जो बातें थी वो तो हमने आपको प्रैक्टिकली बताया। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा। मोबाइल के लिए मैं एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ, यस सर। वो फ्री है। और लैपटॉप में अब तक केपी स्टार वन फ्री था, लेकिन अब साल का 1680 रुपए लगेंगे। मैं केपी स्टार वन ही यूज करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा मिला है। बाकी कई सारे पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हैं तो इस स्थिति में केपी स्टार वन का ही आप यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। 1 साल का 1680 रुपये पेमेंट लगेगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे लैपटॉप की आपको अभी आप मोबाइल में है तो कोई समस्या नहीं है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है सर एस्ट्रोसेज तो आप आसानी से कर सकते हैं। सर हम नहीं तो लोग ऐसे, एक्चुअली एक हाँ बोलिए। एस्ट्रोकॉम्प सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो भी केपी बेस्ड अच्छा है, चलेगा ना वो भी अपने लिए? कौन सा? एस्ट्रोकॉम्प। अच्छा, लैपटॉप में? जी, लैपटॉप में हाँ। वो फ्री है मोबाइल या में तो पेड है? आपने बताया नहीं सर, वो पेड है, कुछ 18-19,000। अच्छा ठीक है, तो हाँ, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है सर, हाँ क्योंकि हाँ, तो केपी ठीक ठीक। काफ़ी साल से यहाँ पे है और मोबाइल में तो आपने जो कहा एस्ट्रोसेज वही यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। अब दूसरा 2-3 सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट से जब भी आप उसका बर्थ प्लेस लें तो आप कोशिश करें कि क्लाइंट का जहाँ का जन्म हुआ है वहाँ का जीपीएस लोकेशन आप लें। जीपीएस लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा सबलॉर्ड, जो हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका जान कहिए, उसका स्ट्रेंथ कहिए, वो सबलॉर्ड है। समय में कुछ अंतर होगा या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जब अंतर होगा तो सबलॉर्ड बदल जाएगा और प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा। वैदिक में क्या होता है कि लग्न 2 घंटे का होता है, तो इस स्थिति में टाइम आगे पीछे भी हो गया। जगह जैसे दिनेश जी मुंबई के हैं तो पूरे मुंबई का एक टाइम का, अभी की आप कुंडली बनाएंगे जैसे 2:25 का, तो पूरे मुंबई का सेम ही लग्न आएगा। हाँ, लेकिन मुंबई मुझे जहां तक लग रहा है 100 किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। अब सोच लीजिए 2 पॉइंट पर हो, एक बंदा इस पॉइंट पे हो, दूसरा 100 किलोमीटर दूसरे जगह पे हो, तो फिर चेंज हो जाएगा ना। नहीं चेंज चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप उससे जीपीएस लोकेशन लें हुँ, कि आप एकदम पिन पॉइंट तक पहुंच पाए। हुँ, और जब भी समय जो आप लें, आगे आप पढ़ेंगे तो बीटीआर में 2-3 बीटीआर का वैसे एग्जैक्टली कोई ऐसा सर्वमान्य तरीका नहीं है, हुँ, लेकिन मैं रूलिंग प्लेनेट के साथ साथ इवेंट बेस और जो 12 भाव हैं उन सब के आधार पे आपको बताऊंगा। और साथ ही जो आप राशि पढ़ेंगे तो क्लाइंट के नेचर से मैच करते हुए, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप बीटीआर भी कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो कुंडली आपके पास आई है वो टाइम उसका सही है या नहीं है। बिल्कुल। हुँ, जेनेटिक कनेक्शन भी होता है, जैसे पति का जन्म समय में कंफ्यूजन है तो पत्नी का, उनके बच्चों से भाई बहन, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत से ऐसे क्लाइंट मिलते हैं, और खासकर 1990 के पहले के, जहां पूरे परिवार में ही
बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें बस एक या दो फैमिली की ही कुंडली है, बाकी किसी का है ही नहीं। तो ये सब भी समस्या मिलेगी। तो इस स्थिति में आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि जो मैं 12 भाव के आधार पे जो होता है और इवेंट बेस्ड जो होता है आगे आपको मिलेगा, मतलब बीटीआर भी करना होगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको देगा कि हाँ ये कुंडली सही है या नहीं। अब हम यहाँ जो हमारा फोकस है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में 12 ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। वैदिक में 9 होते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोडिक्टिव है इसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये 3 ग्रह और बढ़ जाएंगे। 12 भाव तो आप लोग जानते ही हैं, 12 राशियां भी होती हैं, ये भी आप जानते हैं, ये मेन है। अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म आपको दिखाने के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर में मैं आपको कुंडली का सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जिससे कुछ बातें आपको और समझ में आ जाए। एक मिनट। सभी लोग देख लीजिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। अस्का जी आवाज जा रही हो तो एक बार बताइए। हाँ सर आ रही है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे हम देखते हैं, एक बात और मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग अभी तक नॉर्थ इंडियन चार्ट, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, उत्तर भारतीय, और यहाँ पे साउथ इंडियन चार्ट है। तो जब आप केपी पढ़ रहे हैं, प्रेडिक्टिव का बेस केपी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप साउथ इंडियन चार्ट को भी समझें। और साउथ इंडियन चार्ट को आप समझेंगे तो इसके लिए, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, और आगे जो लोग एस्ट्रो वास्तु पे काम करेंगे उनके लिए और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए भी रहेगा। आइए देखते हैं कैसे, क्या समझना है। सबसे पहले यहाँ मैं बता दूं आपको, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो आप इसमें चार्ट डिटेल्स भरेंगे, आप लोग जानते ही होंगे। फिर जैसे ही क्रिएट चार्ट करते हैं कुंडली आ जाएगी। तो ये लैपटॉप है तो यहाँ पे साउथ इंडियन चार्ट मिला, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन चार्ट मिला, और यहाँ भी ये नॉर्थ इंडियन ही है। ये लग्न कुंडली होता है और ये केपी का भाव चलित कुंडली होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके जानने के पहले हम ये समझ लें कि ये नॉर्थ इंडियन चार्ट और इस साउथ इंडियन चार्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडियन जो आप जानते हैं इससे ही हम लेके चलते हैं। नॉर्थ इंडियन के अनुसार आप जानते हैं कि कुंडली में भाव फिक्स होते हैं। किसी की भी कुंडली होगी तो यह पहला भाव होगा, जहां पे अभी मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है। किसी की भी कुंडली के लिए पहला भाव होगा, यह दूसरा होगा, यह तीसरा होगा, यानी एंटी क्लॉक के हिसाब से भाव रोटेट होते हैं। एंटी क्लॉक हमें जाना पड़ेगा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होते हैं, राशियां बदलती हैं। किसी की कुंडली में यहाँ 12 लिखा रहेगा, किसी में 1 लिखा रहेगा, किसी में 2, किसी में 3। समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब साउथ इंडियन चार्ट में जब आएंगे तो साउथ इंडियन चार्ट में राशि फिक्स होती है, भाव बदलता है। यहाँ पे अभी जो माउस का पॉइंटर है, यहाँ पे देखिएगा बैकग्राउंड में तो भेड़ का एक चित्र बना हुआ आपको दिखेगा, यहाँ बैल का दिखेगा। तो जो ये भेड़ वाला है ये 1 नंबर राशि है, मेष। यहाँ पे ये 2 नंबर राशि है, यहाँ ये मिथुन 3 नंबर राशि है। यानी राशियों का चित्र बना हुआ है और राशियां फिक्स होती हैं। साउथ इंडियन चार्ट में राशियां घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज बढ़ती हैं। क्लॉकवाइज यहाँ से राशि स्टार्ट होगा, फिर ऐसे यहाँ तक आते मीन तक चला आएगा।
अभी यहाँ पे 2 नंबर भाव है मेष में, यहाँ 3 है। किसी की कुंडली में मेष में चौथा भाव हो जाएगा, किसी में 5वां भाव हो जाएगा। यानी पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ इंडियन में भाव फिक्स, साउथ इंडियन में भाव बदलता है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्थ इंडियन में राशि बदलती है, जबकि साउथ इंडियन में राशि फिक्स होती है। ये 2 बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है? जैसा है वो बताइए। हाँ, समझ में आया सर। भाव और राशियां फिक्स होना और बदलना, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि हमको इसको समझने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या रीजन। भाव जो है वो एक्टिविटी को बताते हैं। एक्टिविटी, कोई भी भाव, पहला भाव जातक हुआ, उसका लग्न, वह जातक स्वयं। दूसरा उसका धन का है, परिवार का है, स्वाद का है, भोजन लेते हैं ना, परिवार में है तो परिवार के लिए भी एक्टिविटी है। शादी के लिए दूसरा भाव लेते हैं, क्योंकि शादी करते हैं तो परिवार में वृद्धि, संतान होता है तो परिवार में वृद्धि। थर्ड हाउस पराक्रम का है। यानी भाव जो है वो एक्टिविटी को बताते हैं, जबकि राशियां क्या बताती हैं? राशियां इन्वायरमेंट को बताती हैं, वातावरण को बताती हैं। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैक्सिमम लोग क्या है कि बहुत से लोग प्रिडिक्शन करते हैं लेकिन वो राशियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनको लगता है अरे राशि क्या है, क्या यूज है इसका, इस राशि में है क्या मतलब हुआ, चंद्रमेष राशि में, वृष राशि में, क्या। वास्तविक रूप में राशियां इन्वायरमेंट है, और जब उस राशि से कोई प्लेनेट गुजरता है या उस राशि में रहता है तो उस इन्वायरमेंट का उस पर इफेक्ट आता है। इसको हम ऐसे समझें तो अभी समझ लीजिए आप कश्मीर में चले जाएं तो कश्मीर में ठंड पड़ रही है, तो उस कश्मीर के इन्वायरमेंट का आप पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो हाँ हम एक सर। ऑब्जेक्ट हैं, हम एक प्लेनेट हैं, और हम उस राशि यानी कश्मीर में चले गए तो वो इन्वायरमेंट का हम पे इफेक्ट मिला। मई और जून के महीने में काफी गर्म राजस्थान में होती है, वो राजस्थान का इन्वायरमेंट है, वहां आप चले जाएं तो उसका इफेक्ट आपको मिलना है। तो राशियां इन्वायरमेंट है, और वो रिजल्ट को डिसाइड करना कहिए या रिजल्ट को प्रभावित करती है। साथ ही साथ राशियां नेचर को भी बताती हैं। वो नेचर किस चीज का होगा? क्लाइंट का नेचर होगा, वर्क का नेचर होगा, मतलब जिस भाव का हम एनालिसिस करेंगे उसका नेचर हम राशि से देखेंगे। यानी राशि को आप छोड़ नहीं सकते। अपने प्रोडिक्टिव स्किल को यदि धार देना है तो राशियों को लेकर ही चलना होगा, ठीक है। तो हाँ सर। यहाँ जो साउथ इंडियन में है, जो 12 बॉक्सेज हैं, यहाँ राशियां फिक्स हैं, और ये राशियां इन्वायरमेंट बताती हैं। तो साउथ इंडियन से आप राशि समझे या नॉर्थ इंडियन से समझे, मतलब किसी भी कुंडली में जो राशि है वो इन्वायरमेंट बताती है, और जो भाव है वो एक्टिविटी बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें राशि और भाव आपने समझ लिया, तो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में अगला डिफरेंस क्या है? नॉर्थ इंडियन चार्ट जो होता है ये भाव मध्य को लिया जाता है। भाव मध्य से क्या समझना है? अभी इस नॉर्थ इंडियन चार्ट में आप देखिए तो पहले भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि मीन लग्न की कुंडली। लेकिन थोड़ा सा इस साउथ इंडियन वाले में आ जाइए तो यहाँ मीन लग्न में ASC लिखा हुआ है 26 डिग्री 6 मिनट लिखा हुआ है। 26। तो ये भाव आरंभ को बताता है। साउथ इंडियन चार्ट प्लेसेडियस सिस्टम है, जो भाव आरंभ, कस्प, अब कस्प और हाउस में समझ लीजिए। हम नॉर्थ इंडियन में भाव यानी हाउस बोलते हैं, और साउथ इंडियन में कस्प बोला जाता है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है वो कस्प है और वह केपी की भाषा है, ठीक है। इसलिए कस्पल सबलॉर्ड शब्द का प्रयोग आप अक्सर सुनते होंगे केपी में। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड यानी सेवेंथ का जो कस्प है, तो कस्प का मतलब कहाँ क्या हुआ, जहां से वह स्टार्ट हो रहा है, जितनी डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। यानी इस मीन राशि में 26 डिग्री 6 मिनट के बाद ही पहला भाव स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले तक 12वां भाव है। यानी यहाँ एक बात ये समझिए कि नॉर्थ इंडियन के अकॉर्डिंग आप ये बोलते हैं कि एक भाव एक राशि में है, पहला भाव 12 नंबर राशि में, दूसरा भाव 1 नंबर राशि में, तीसरा भाव 2 नंबर राशि में, जबकि ये सही नहीं है, अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि पहला भाव देखिए 26 डिग्री 6 मिनट से मीन से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा भाव 29 डिग्री 30 मिनट से मेष में स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले तक पहला भाव ही है। तो पहला भाव 2 राशि में हो गया कि नहीं? लगभग 3.5 डिग्री 4 डिग्री के लगभग यह मीन में है, और लगभग 30 मिनट के करीब, नहीं सॉरी 29 डिग्री 30 मिनट तक ये पूरा मेष में। दूसरा भाव मेष में स्टार्ट हो रहा है 29 डिग्री 30 मिनट, यानी दूसरा भाव इस मेष में मात्र 30 मिनट ही है, बाकी उसका पूरा फैलाव इस वृष में चला गया है। नरेंद्र जी और रसिका जी समझ में आ रहा हो तो बताइए, नहीं आ रहा है फिर से हम रिपीट करेंगे। हाँ समझ गया सर। समझ तो रहा है, हाँ समझ रहा है। मेरे लिए नया है ये, लेकिन समझ रहा है। ये नया नहीं है, ये शुरू के ही कॉन्सेप्ट है, आपने नहीं ध्यान दिया है, पढ़ा नहीं है। हाँ। ये शुरू से ही है, समझ में आया। केपी हाँ, के मतलब लिए डिग्रीज का डिफरेंस नहीं समझ पाई मैं अभी तक के, लेकिन मैं समझ अब मैं समझ रही हूँ कि डिग्रीज का डिफरेंस है, दो भाव में आ सकता है, क्योंकि डिग्री चेंज होगी तो मीन और मेष में डिफरेंस आ जाएगा। दो भाव नहीं, फिर एक भाव 2 राशि में, यहाँ ये चल रहा है। जी जी हाँ जी, एक भाव 2 राशि, क्योंकि हाँ डिग्रीज बदल गई है वहां पे वो हाँ, ठीक है। यानी जी यहाँ जी मेन आपको क्या समझना है कि जब आप नॉर्थ इंडियन चार्ट देखते हैं, तो नॉर्थ इंडियन चार्ट देख के आप सीधा यही समझते हैं कि एक भाव एक राशि में है, एक राशि। जबकि ये कॉन्सेप्ट आधा है। अब कॉन्सेप्ट ये आधा कैसे समझिए, अब सिंपल हम आपको बताते हैं। ये 12 नंबर जो राशि है जल तत्व का राशि है, मीन राशि, बराबर। मीन राशि जल तत्व का है। तो आप तो यही कहेंगे कि ये जल तत्व लग्न हो गया, तो जातक में आप जल तत्व की विशेषता देखेंगे, हाँ मीन लग्न, बराबर। ठीक है। लेकिन फर्स्ट हाउस जल तत्व में भी है और साथ में अग्नि तत्व में भी तो है, समझ में आया। हाँ सर। तो जातक में वो भी नेचर मिलेगा, और आप यहीं पे गलती कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। अभी आप चंद्र को यहाँ पे 12 नंबर राशि जल तत्व राशि के अनुसार आप समझेंगे, जी और साथ ही साथ मंगल को भी आप जल तत्व के अनुसार समझेंगे। तो राशियां तो ठीक है, जल तत्व राशि में है, लेकिन भाव का जो विस्तार है वह जल के साथ साथ अग्नि तत्व में भी चला गया है, यानी 2 राशियों में हुआ है। तो जिस भाव पर हम विचार करेंगे उसके नेचर के लिए हमें ये देखना होगा कि जो इसका रेंज है, जो इसका विस्तार है, वह कितनी राशियों में हुआ है। कई बार ऐसा भी होगा कि एक भाव 3 राशियों में भी चला जाएगा, वो आगे आपको मिलेगा, वैसी भी कुंडली मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों होता है वो भी बताऊंगा। तो अभी क्यों पर मत जाइए, अभी फाइनली इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि नॉर्थ इंडियन के अनुसार जो आप समझते हैं कि एक भाव एक राशि में होता है, यह अधूरा कॉन्सेप्ट है,
एक भाव एक से ज्यादा राशियों ज्यादा। में भी होता है। क्लियर है? ठीक। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। नॉर्थ इंडियन का कॉन्सेप्ट होता है भाव मध्य, यानी भाव कहीं से भी शुरू होगा, हम उसके बीच वाले पॉइंट के अनुसार समझ लेते हैं। लेकिन ये साउथ इंडियन कहता है कि जितनी डिग्री से स्टार्ट हुआ हम वहीं से लेंगे, यानी 26 डिग्री 6 मिनट से ही पहला भाव स्टार्ट होगा, हाँ। उसके पहले तक 12वें भाव को ही माना जाएगा। इसी कारण क्या है कि जो आपको इस नॉर्थ इंडियन में लग्न कुंडली में मंगल और चंद्र दोनों पहले भाव में दिख रहे हैं, वास्तविक रूप में मंगल यहाँ देखिए 12वें भाव में है, मंगल, हाँ 22 डिग्री लग्न के पहले। हाँ। और लग्न के बाद चंद्र, यानी चंद्र जो है यह पहले में और मंगल जो है यह 12वें में। हाँ। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, भाव चलित कुंडली जो होता है ये वास्तविक रूप में भाव के पोजीशन को बताता है कि कौन सा भाव कहाँ है, कौन सा ग्रह किस भाव में है। साउथ इंडियन ये भाव चलित बताता है। अब जैसे इस लग्न से इस भाव चलित में आप जब देखेंगे तो इस लग्न कुंडली में पहले भाव में आपने मंगल और चंद्र को देखा, लेकिन भाव चलित में देखेंगे तो मंगल पहले में है, 12 में। सॉरी चंद्र पहले में है हाँ, और मंगल मंगल 12 12वें में। में। 12 में, हाँ। समझ में आया? डिग्री का हाँ पीछे। सर। साथ ही इस लग्न कुंडली में आप देखेंगे तो 7वां भाव खाली है, हाँ। 8वें में बुध और शुक्र हैं, वो लेकिन 7 जब में आ भाव गए। चलित आप देखेंगे तो बुध और शुक्र 7वें में आ गए। हाँ। तो ये सूर्य की भी भाव स्थिति के, बदल गई सर। हाँ ये भाव में ग्रहों के पोजीशन को बताता है। ठीक है। और ये जब साउथ इंडियन आप देखना सीख जाएंगे तो फिर आपको इन दोनों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब क्लियर रहता है। जैसे यहाँ पे 12 नंबर राशि, अभी जहाँ माउस का पॉइंटर है यहाँ पे अपना ध्यान लाइए, यहाँ पे देखिए मीन राशि में 26 डिग्री 6 मिनट से पहला भाव शुरू हो रहा है, और इस पहले भाव से आगे जो ग्रह होगा वो उस भाव में काउंट होगा। तो इसका मतलब चंद्र पहले भाव में है। चंद्र पहले भाव में काउंट। भाव पहला है चंद्र का, राशि उसकी मीन है। मंगल की जब बात करेंगे तो मंगल का भाव 12वां है, लेकिन राशि मीन ही है, भाव चेंज हो गया। हाँ। यानी जो मंगल का पहले भाव के अनुसार इफेक्ट समझते तो आप अधूरा प्रेडिक्शन देते। मंगल 12वें का रिजल्ट दे रहा है, बैठा 12वें भाव में। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अरे बहुत से कुंडलियां हमने देखी है जिसमें लग्न में मंगल बैठा है, जातक मांगलिक है, कोई समस्या नहीं हुई, या ऐसे और भी प्रकार के। वास्तविक रूप में मंगल का पोजीशन जब चेंज होगा तो कहाँ से होगा, समझ रहे हैं ना? और साथ ही साथ जो रिजल्ट होते हैं वो अभी काफी पॉइंट्स पे डिपेंड होगा। एक ग्रह कुछ भी थोड़ी डिसाइड कर देगा। फाइनली जब हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो 12 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव और भावों से भाव का संबंध, ग्रहों से ग्रहों का संबंध, सब कुछ देखना होता है ना। सिंपली एक चीज आप देख के कह दें कि यह ग्रह इस भाव में ऐसा होगा, कभी नहीं होता है, अधूरा प्रेडिक्शन है। तो यहाँ आपको यह कंसेप्ट समझना है कि साउथ इंडियन चार्ट के अनुसार ग्रहों की डिग्री और भाव की डिग्री के अनुसार आपको उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि कोई ग्रह किस भाव में है और किस राशि में है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे इस चार्ट को मैं एक बार सभी भावों पर आपको बताते चल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ मेष राशि में दूसरा भाव चालू हो रहा है 29 डिग्री 30 मिनट से, यानी मेष राशि में इसका बहुत ही कम हिस्सा है, मात्र 30 मिनट तक। हाँ। मैक्सिमम हिस्सा इसका किस में मिलेगा? वृष में। वृषभ में, क्योंकि वृषभ में 25 डिग्री 35 मिनट से थर्ड हाउस स्टार्ट हो रहा है। हाँ। तो उसके पहले तक सेकंड हाउस ही है। मतलब मेरा और आपका बंगलो एक पास है
आपने बाउंड्री उठा ली, तो जहां तक आपका है आपने अपना बाउंड्री करवा लिया, जो बचा वो मेरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो इसलिए यहाँ पे ये समझिए, जहां से थर्ड स्टार्ट हुआ उसके पहले तक सेकंड है, हाँ ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। हाँ सर। नरेंद्र जी, आपकी तरफ से थोड़ी आवाज आ रही है, नहीं है तो म्यूट कर दीजिए, और कुछ पूछना होगा हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, म्यूट कर देता हूँ, म्यूट। जी जी। फिर यहाँ पे देखिए, मिथुन में 4th हाउस 19 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, 19 डिग्री से, 19 डिग्री। 19 डिग्री 21 मिनट, तो इसके पहले तक थर्ड हाउस हाँ मिलेगा। थर्ड पांचवा हाउस। देखिए 14 डिग्री 53 मिनट से है, तो इसके पहले तक 4th हाउस मिलेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही आप 5th 6th सब दिखते गया, 7th हाँ सर। सभी का यहाँ पे डिग्री दिखा रहा है। और यहाँ 8th हाउस में जब आप आएंगे तो देखिए, तुला राशि में 8वां भाव 29 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट हो रहा है, हाँ और मंगल ये बुध की डिग्री बुध 27 डिग्री है, 27। शुक्र की 11 डिग्री है। ये दोनों राशि तो तुला है, लेकिन भाव 8वां नहीं है, भाव 7वां ही है, 7th ही है, क्योंकि जहां से 8th स्टार्ट हो रहा है उस है। तक 7th है। 8 जहां से शुरू हो रहा है उसके पहले तक 7th हाउस हाँ रहे, क्या दिनेश जी? सर, 29 डिग्री पे 8th हाउस स्टार्ट हो रहा है, और बुध और शुक्र जो है वो 27 और 11 डिग्री पे है। हाँ, तो तो नेचुरली 29 से 7th कम ही है, हाउस। तो ये 7th हाउस में है। हाँ सर। तो ऐसे ही ये सभी 12 हाउस का आपको जब अध्ययन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि कोई भाव कितने डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही कोई भी ग्रह किस राशि और किस भाव में है। हम्म, यहाँ तक समझ में आया? एकदम क्लियर है सर। तो ये बेसिक डिफरेंस था नॉर्थ इंडियन का और साउथ इंडियन। साउथ इंडिया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, नॉर्थ इंडियन के अनुसार आप ये समझते हैं कि कोई भी जो ग्रह होता है, सॉरी, हाँ कोई भी राशि और कोई भी भाव यानी हाउस, ये आप समझते हैं कि 30 डिग्री होता है, नहीं, हम्म, लेकिन ये अधूरा समझते हैं आप। हम्म, राशि भी आप 30 डिग्री समझते हैं और हाउस भी 30 डिग्री समझते हैं। अधूरा इसलिए है, राशि तो 30 का होता है, हम्म, ये सही है, लेकिन भाव जो है, यानी कस्प कहिए या फिर हाउस कहिए, ये 30 से कम भी होगा और 30 से ज्यादा भी होगा। इक्वल टू, सही है क्या? छोटा और बड़ा दोनों का साइन मैंने दिया हुआ है। हाँ बराबर सर। बस 30 से कम भी होगा और 30 से ज्यादा भी होगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब ये कम या ज्यादा क्यों होगा, ये आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, हम्म। नहीं? बोलिए नरेंद्र जी, आएगा ना मन में क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये तो आएगा ही सर। तब तक तो आप 30 डिग्री में जान रहे हैं। हाँ हाँ बराबर, 30 एग्जैक्ट। उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, वो कंप्लीट क्लास का है, उसको मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा सर। ऑलरेडी पूरा उसमें मैंने इसका रीजन बताया हुआ है कि क्यों है, और फिर वो समझ में नहीं आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। यहाँ मतलब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि राशि 30 की होती है, हाँ लेकिन भाव 30 का हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा। भाव 30 का भी हो सकता है, 30 से कम भी होता है, और 30 से ज्यादा भी, 40 डिग्री तक जाता है, अच्छा 40 तक, हाँ, और इधर 20 तक, 20 से 40 का आपको मिल जाएगा। यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। चलिए,
अब जो हम पढ़ते हैं 12 क्या होंगे, 12 आपको प्लेनेट्स हैं, हम्म, साथ ही साथ 12 राशि। राशियां हैं, 12 हाउसेज हैं, हाँ, उसके बाद 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्र नक्षत्र को हम स्टार बोलते हैं। हम्म। और इसी का डिवीजन कृष्णमूर्ति जी ने किया, तो 249 उप नक्षत्र या सब। सब लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, यस सर। अभी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी भी आई है, कस्पल खुल्लर कस्पल पद्धति, हाँ, वो सब लॉर्ड तक लेके गए हैं। और 2193 2193 इतने सब लॉर्ड होते हैं। ओके। सभी पद्धति की कुछ विशेषता है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हमें उसमें नहीं जाना। जितना ज्यादा हम सीख सकें, अपने आप को अपडेट करें, उतना बढ़िया है। लेकिन फाइनली जो हम वैदिक करते हैं, सीखते हैं, वैदिक से भी प्रेडिक्शन अच्छा आता है। लेकिन केपी क्या करता है कि बहुत ही कम समय में आप एक्यूरेसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्शन दे सकते हैं। जैसे वैदिक में भी आप जो चार्ट होते हैं D60 तक आप जाइए, हाँ, और डिविजन चार्ट। चार्ट तक आप जाएंगे, प्रेडिक्शन करेंगे तो एक्यूरेट होगा। लेकिन वास्तविक रूप में कोई करता नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए लोग बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल रूप में उनसे पूछिए कि आप D60 चार्ट देखते हो तो कितने लोग देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, आप ही के घर में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, 2, 3, 4, 5 मिनट का डिफरेंस रहता है। आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप दे दें जो केपी से नहीं देखता, वैदिक से देखते हैं। वैदिक से देखता, तो वहां पे क्या हो, जैसे जो बच्चा पहला बच्चा है, जो उसका जन्म 8:20 है, तो आप दूसरे वाले बच्चे को लेके चले जाइए, टाइम 8:20 दे दीजिए, 8-20 देंगे सर। कुंडली तो लग्न प्रैक्टिकल। सेम ही आएगी। हाँ, अब वो लग्न राशि प्रेडिक्शन सब सेम। बताएंगे, सही नहीं होगा। जब आप बोलिए कि जुड़वा है, तब वो अपना जो भी दिमाग लगाएं, लेकिन वास्तविक रूप में वो गलत है। लेकिन आप केपी जान रहे हैं, तो 8:20 का जब आप डालेंगे, तब भी आप देखेंगे कि जो सब लॉर्ड्स हैं वो बदल रहे हैं। चेंज हो जाएगा। 8:25 है, बदलेगा। समझ में आया? तो जैसे चूंकि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो तो सब लॉर्ड पे ही डिपेंड है, हाँ, लेकिन हम यहाँ आपको पंगु नहीं बनाएंगे। हमने क्या लिखा है कि हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। हम सब लॉर्ड के साथ साथ प्लेनेट और भाव के आधार पे आप कैसे करेंगे, इस आधार पे आप प्रेडिक्शन लेंगे, लग्नों के आधार पे आप कैसे करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड कैसे होगा, ये सब पे काम करेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मिले, मेरा फोकस इस बात पे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास हमने स्टार्ट किया, जो भी रटी रटाई बात है आपको बताया, हम अपने घर, अब अपने घर, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, कोर्स जब खत्म होगा, खत्म होने के बाद से 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट, और प्रैक्टिस सपोर्ट का मतलब है कि उस दौरान जो भी पिछले अभी 3 बैचे चल रहे हैं, सब लोगों का कोर्स खत्म होने के बाद एक साथ जोड़ दिया जाता है, आपस में आप लोग डिस्कस करेंगे और फिर टॉपिक लेके जूम पे क्लास होगी। जूम पे क्लास इसलिए होगी कि वहां भी आपको कॉन्सेप्ट ही समझाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के दौरान आपको कुछ समस्या आ रही है, कोई आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो जब तक उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर नहीं करूंगा, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ सर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ तो सर। अब तो मैंने यहाँ तक आपको बताया, कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं, बराबर है सर। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, तो इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो टेंशन नहीं लीजिएगा कि मैंने लिखा नहीं है ऐसे वैसे, क्योंकि वीडियो जब आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आता है।
ठीक। यहाँ पे लेफ्ट तरफ में देखिए प्लैनेट्स एंड कस्प डिटेल दिया हुआ है, ये हुआ है। यहाँ प्लैनेट्स जो लिखा हुआ है इसमें पूरे भाव दिए हुए हैं, सॉरी वो प्लैनेट्स जो पूरे ग्रह दिए हुए हैं, भाव मैंने बोल दिया। प्लैनेट्स के नीचे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, जुपिटर, सभी ग्रह दिए हुए हैं। साइन यानी उनकी राशियों के नाम दिए हुए हैं। इस राशि में ग्रह कितने से स्टार्ट हो रहा है डिग्री दिया हुआ है। साथ ही साथ साइन का स्वामी यहाँ साइन लॉर्ड दिया हुआ है। यहाँ उस ग्रह का स्टार लॉर्ड दिया हुआ है, यहाँ उसका सब लॉर्ड दिया है, इधर सब लॉर्ड, फिर सूक्ष्म लॉर्ड, प्राण लॉर्ड, ये सब है। हमारा मतलब सिर्फ सब लॉर्ड तक है। ठीक। यानी इस टेबल में आपको यह समझना है कि इससे पता चल जाएगा कौन सा ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में और किस उप नक्षत्र में। ठीक है। ठीक। हाँ सर। यहाँ नक्षत्रों का नाम नहीं देता है, नक्षत्र स्वामी का नाम देता है। क्योंकि जो भी नक्षत्र हैं सभी नक्षत्र के स्वामी कोई ना कोई प्लेनेट ही है। हाँ। तो जो प्लेनेट है रिजल्ट तो वही प्लेनेट ही देंगे। हाँ। कैसे देंगे? प्लेनेट जिन भावों से संबंधित हैं उसी के आधार पर रिजल्ट देंगे ना। तो आगे मिलेगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस चार्ट का, इस टेबल का आपको क्या काम। तो इस टेबल का ये काम है कि आपको पता चलेगा कि जो भी कुंडली के 12 ग्रह हैं उनका नक्षत्र स्वामी कौन सा प्लेनेट है, उनका सबलॉर्ड स्वामी कौन सा प्लेनेट है। समझ में आ गया? हाँ सर। हम प्रिडिक्शन में आपको ये भी बताएंगे कि कोई ग्रह जिस राशि में रहे, ये तो आपको पता चलेगा ही। हाँ। किसके नक्षत्र में जाएगा तो क्या प्रिडिक्शन का नेचर रहेगा, रिजल्ट का नेचर क्या रहेगा। इसमें भावों का कोई रोल नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। कंप्लीट नया कॉन्सेप्ट। कोई ग्रह का नक्षत्र स्वामी दूसरा प्लेनेट है, जैसे सूर्य का नक्षत्र शनि है, शनि है, तो रिजल्ट का नेचर क्या होगा ये जानना, इसमें ये बहुत हेल्प करता है। यहाँ हम भाव को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि शनि इन भावों का रिजल्ट दे रहा है तो ऐसा होगा। समझ रहे मेरी बात को? हाँ हाँ। मैंने यहाँ एक भी बार ये नहीं कहा कि शनि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का रिजल्ट दे रहा है तो फिर ऐसा हो गया। नहीं, भाव को अभी मैंने छोड़ दिया। सिंपली ऐसे हम नेचर समझेंगे कि सूर्य का नक्षत्र शनि है, उप नक्षत्र सूर्य है, तो रिजल्ट का नेचर कैसा होगा। इस नेचर पे मैं बार बार फोकस आप लोगों को दे रहा हूँ कि राशियों को समझना, इन्वायरमेंट को समझना, नेचर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ठीक है। हाँ सर। इस आधार पे भी हम प्रेडिक्शन समझेंगे। चंद्र का नक्षत्र जुपिटर है, सब लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो सॉरी बुध है। इसका नक्षत्र बुध है और सब लॉर्ड जुपिटर है, तो इसके आधार पे रिजल्ट का नेचर क्या होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा। ये पूरा हाँ नेचर सर। हम देखेंगे भाव को छोड़ते हुए, यानी भाव का रोल नहीं है। अगले स्टेप पे हम समझेंगे कि जब ये स्टार और सब लॉर्ड जिन भावों से कनेक्टेड हैं तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा। यानी नेचर प्लस जो रिजल्ट है वो दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप में काफी डीप लेवल तक केपी ले जाता है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, प्रिडिक्शन करने का आप में स्किल होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये अगला चार्ट यहाँ पे देखिए, ये कस्प लिखा हुआ है राइट तरफ में। हाँ। ये सभी भाव हैं 1 से लेकर 12 तक। 12। ये भाव किस राशि में स्टार्ट हो रहा है, कस्प है, तो ये साइन दे दिया उसका। हाँ। उसका राशि स्वामी है, ये हाँ स्टार सर। नक्षत्र स्वामी है, और इसका सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी है। समझ रहे हैं? हाँ सर। इष्ट देख रहा जाएगा ना। हाँ हाँ। जैसे पहले भाव का राशि स्वामी जुपिटर है, इसका नक्षत्र बुध है और इसका सब लॉर्ड राहु है। कोई दिक्कत इसमें?
नहीं सर। नहीं। तो ये आपको अब यहाँ पे क्या रोल होगा राशि का, क्या रोल होगा नक्षत्र का, क्या रोल होगा सब लॉर्ड का, यही प्रिडिक्शन हमें सीखना है। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। और इसके बाद ये सब लॉर्ड किस भाव से संबंधित है वो भी हम समझेंगे। यानी अच्छा। प्रत्येक भाव का प्लेनेट के अनुसार हम नेचर समझेंगे, रिजल्ट का नेचर, और भाव के अनुसार समझेंगे कि वह रिजल्ट क्या दे रहा है। ठीक है? ठीक है सर। अब पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए एकदम काफी डीप में जाएंगे, पूरा डिटेल्ड। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। सर कोर्स 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, 4 से 5 महीने तो हम टाइम लेके ही चल रहे हैं। बोलिए दिनेश जी। सर एक छोटा सा ये था, हाँ बोलिए। इसका एक सिर्फ फर्स्ट का ही एक छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए, 1-2 लाइन में थोड़ा सा, और ये दिमाग में लॉजिक बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट का सब लॉर्ड राहु है, इसमें फर्स्ट कस्प पर सब लॉर्ड राहु। ये फर्स्ट कस्प है। अभी ये सब को छोड़िए, सबसे पहले हम यहाँ पे राशि से ही ले लेते हैं। हाँ हाँ सर। पहला भाव, इसका राशि स्वामी जुपिटर, गुरु। हाँ सर। ठीक है, गुरु। तो पहला भाव जिस राशि में है, जल तत्व राशि में शुरू हो रहा है। हाँ। और इसका विस्तार अग्नि तत्व राशि मेष तक है। मेष तक है। हाँ। तो जातक का नेचर कैसा होगा, राशि इन्वायरमेंट है ना, हाँ। उस इन्वायरमेंट के अनुसार जलीय है तो जातक, और 12 नंबर जो राशि है वो गहरे जल को बताती है। अच्छा। हाँ हाँ समुद्र। हाँ। जातक एकदम डीप इमोशन वाला और गहरे राज को रखने वाला, साथ ही भावुक, अपने भावनाओं को कंट्रोल में तो रखेगा, लेकिन जब एक लिमिट पार हो जाएगी तो लगेगा कि अरे मतलब काफी वो समस्या और दुख में। यानी जब तक वो कंट्रोल करेगा, जितना मैक्सिमम कंट्रोल करे, एक सागर एक नदी की तरह, जितना जल समाहित हो जाए आ जाए, लेकिन जब पूरा भर जाएगा तो फिर हाँ। जब उमड़ेगा तो वो लिमिटलेस। यानी जल्दी उसकी भावनाएं जाहिर नहीं होंगी, लेकिन जब होंगी तो पूरी तरह से खुलकर। समझ में आया? क्योंकि सर, हाँ, हाँ सर। मंगल के भी कारण सर, क्योंकि मंगल भी उसमें, नेचर में मंगल भी अभी इन्वॉल्व है। उसको छोड़ दीजिए, अभी उसको छोड़िए। अच्छा। अभी अच्छा। हमने सिर्फ एक पॉइंट को लिया, सबको मर्ज करेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे ना। अच्छा। एक तक पहुंचिए। हाँ। अस्का जी, ये जो मैंने बात बताया 12 नंबर राशि के बारे में, सही है या गलत है? हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है। ये एक लिमिट तक स्ट्रेच हो सकता है, उसके बाद में फिर जो बाढ़ आती है उसमें सब बह जाता है। सही है ना? हाँ हाँ जी। सर। चलिए, अब ये एक तक हुआ, लेकिन अब इस हाँ। कुंडली के अनुसार यहाँ क्या डिपेंड होगा, चेंज होगा हाँ। कि पहला भाव अग्नि तत्व में भी गया है। हाँ। हाँ सर। हाँ। तो जातक के अंदर एक फायर रहेगा, एक गुस्सा रहेगा, हाँ। और वो फायर और गुस्सा उसे हार नहीं मानने देगा, लगातार फोर्स करेगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा। चलना नहीं है। ओके। लोग भावनाएं तुम्हारी ठीक है, आहत हुई हैं, हम्म। लोगों ने तुम्हारा यूज किया है, लेकिन फिर भी रोकना नहीं है, इसका रोना नहीं रोना है। ओके। समझ में आया? ठीक सर। अभी यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि ये सिंपल कुंडली है आपकी। जब क्लास आप में आपको होगा ना, किसी कुंडली लेंगे, जैसे आप ही के जब कुंडली लेंगे तो उससे समझाएंगे सर। अच्छे तरीके से ठीक सर। समझ, क्योंकि ये तो ठीक ऐसे सर। इस टाइम का ही है। क्या हाँ। सही क्या गलत क्या पता चलेगा। ठीक सर। और मैं कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा अपने तरफ से केस स्टडी नहीं देता, आप ही लोगों से लूंगा कि आप जानते हो, आप बताओगे क्या सही क्या गलत। और उसके मेरे पास काफी डिटेल्स है, मतलब आप सब लोगों से लेने के बाद फिर अपना वाला जो है उसको भी देता हूँ। हाँ। मैंने ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि हाँ ऐसा हुआ है इस तरह से, मैं ही बताऊं मैं ही जानूं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या जान रहे होंगे मेरे चार्ट के बारे में? नहीं जो मैं रखा ठीक होगा। है सर। उसके लिए आप सभी लोग जितने चार्ट्स होंगे सब अपना रखे रहेंगे, पूरा डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें कोई ठीक है। ठीक सर। नेचर समझ में आया ना, कैसे कैसे मैं यस सर। करता यस यस यस। हूं। और ये अभी नेचर समझेंगे, और ठीक फिर है जब सर। इसके भाव का कनेक्शन होगा तो फिर वो अलग रिजल्ट होगा।
ठीक। तो यहाँ पे इस चार्ट से आपको 12 भाव के राशि, स्टार और सबलॉर्ड की जानकारी मिलेगी। यहाँ तक में कुछ समझना है, कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए। दिनेश जी बताइए। सर क्लियर है। नरेंद्र जी आप बताइए। हाँ बराबर है सर। अस्तिका जी आप बोलिए। मुझे एक बारी फिर से वापस से पूरा वीडियो देख करके समझना होगा, पर मैं कॉन्सेप्ट समझ गई हूँ। हाँ, वीडियो तो आप लोगों को इसलिए ही देता हूँ ना कि आप 1 बार 2 बार 3 बार समझे। हाँ, मैं एक बारी फिर से दोबारा देखूंगी, पर कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गए हैं अभी काफी हद तक के। और ये ऐसे ही सभी क्लास ऐसे ही होंगे। और ये फर्स्ट क्लास जो वीडियो डायरेक्ट जूम पे आने के पीछे रीजन यही था कि आप लोग मेरे पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट करें और अपने आप को सबकॉन्शियस लेवल पे वैसे ही तैयार रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये Yes, बहुत ही सही तरीके से आपने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपका जो स्टेप 1 था और उसके बाद जब से मैंने ज्वाइन किया क्लास और अब तक में सारे कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज बिल्कुल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लियर हुए हैं मुझे। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही आगे हम लोग बढ़े। दिनेश जी आप इन नरेंद्र जी के मतलब क्या सिफारिश कहिए या ये कहिए, इसके बाद आप हाँ मुझे सर। जाने या जुड़े। आपका हाँ सर। जो भी था डिजायर था जो मन में था फुलफिल सर हुआ वो या इच्छा सर वो नरेंद्र सर ने पूरा कर दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ऐसा मन में हो सकता है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसा होगा, नहीं नहीं सर, मैं बहुत सही जा रहा हूँ। मन में आती हैं। हाँ चलिए नहीं सर, जहाँ भी बहुत आप सही लोगों है। को लगे जो भी क्वेश्चन है उसको पूछिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके सर। ठीक है, फिर जैसे होगा क्लास अल्टरनेट ही होगा। अभी ठीक है। 1-2 वीडियोस हैं जिसका आंसर मैंने यहाँ आपको नहीं दिया, उसका ऑलरेडी वीडियो मेरे पास है, तो वो वीडियो आप लोगों को दूंगा। उसको जब आप देखेंगे तो फिर नेक्स्ट हाँ सर, क्लास वो जो आपने भाव का जो कहा ना कि 30 से कभी कभी 40 डिग्री तक जाता है, एक खाली बस